नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो पेपर 2 का है, साइकोलॉजी है। और उसमें आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर 5, यानी कि हमारे साथ अभी 3 यूनिट हमारे एक साथ चल रहे हैं। एक तो हमारा रिसर्च वाला है जो 90% कंप्लीट हो चुका है, बाकी के 10% यानी कि स्टेटिस्टिकल जो है वो ही बाकी रहा है। और यूनिट 4 हमारा चल रहा है, उसमें भी अब पूरा होने की तैयारी में। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5, और उसकी भी ये पहली क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं कि ध्यान क्या है। ओके, तो ध्यान का मीनिंग, उसकी प्रक्रिया और उसका स्वरूप जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए टॉपिक पर जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ध्यान आखिर है क्या। ओके, तो ध्यान का जो अर्थ है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान उस प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए हुए समय में अपनी चेतन अनुभूति या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है। तो ये जो व्याख्या थी, परिभाषा थी, ये परिभाषा दी है मॉर्गन और उनके जो भी साथीदार हैं उन्होंने दिया हुआ है। तो मॉर्गन, किंग, विसर्ज तथा स्कॉपलर, इन चारों को आपको याद रखना है। ओके, इन चारों ने मिलकर ये परिभाषा दी है ध्यान की। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि ध्यान एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष रूप से जिसका हमें ज्ञान होता है वैसी ये एक प्रक्रिया है। ओके, जिसके द्वारा क्या होता है, कुछ निश्चित उद्दीपक, हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, उनमें से हम किसी एक को या फिर थोड़े ही उद्दीपक ऐसे होते हैं जिन पर हमारा क्या जाता है, ध्यान जाता है। ओके, बाकी के जो भी हमारे आसपास होते हैं लेकिन हर एक के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो जो निश्चित उद्दीपक होते हैं वो उद्दीपकों को दिए हुए समय में, जो भी टाइम होता है उस टाइम पर चेतन अनुभूति अपने अंदर जो हमारा जो चेतन मन है, जिसे मन कहते हैं, चेतन कहते हैं, तो वो चेतन अनुभूति हमारे अंदर की जो अनुभूति है या फिर हमारी चेतना में उसे लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम ध्यान कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपके आसपास बहुत सारे उद्दीपक है, आप कहीं बाजार में गए हैं, कुछ वस्तु खरीदने गए, तो आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी, तो उनमें से आपकी किसी अच्छी दुकान पर अगर आपका ध्यान चला जाता है तो बाकी की दुकानों पर आपका ध्यान नहीं रहता है, और वो जिस दुकान पर आपका ध्यान गया है उसी पर आपका ध्यान टिका रहेगा कुछ टाइम के लिए। ओके, जब तक आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा तब तक आपको और किसी भी दुकान पर आपका ध्यान नहीं जा पाएगा। ओके, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ध्यान कहते हैं। ओके, ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान एक क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, हमारे अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ओके, मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया है, यानी कि चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी उद्दीपक हमारे सामने चलते जाते हैं, आते जाते हैं, ओके, तो उनमें से हम ऐसे ही उद्दीपकों को पसंद करेंगे जिस पर हमारा ध्यान जाता है, जो हमें पसंद आता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, हम चयन करते हैं, उस उद्दीपक का चयन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो रास्ते से जा रहा है, कोई व्यक्ति है वो क्या है, रास्ते से जा रहा है, और जब वो रास्ते से जा रहा है तो यहाँ पर एक दुकान थी, और दुकान में मान लीजिए यहाँ पर एक टीवी है, तो टीवी में क्रिकेट चल रही थी। क्या चल रही थी, क्रिकेट चल रही थी। अब ये जो बंदा है वो चलता चलता आगे जाता है, लेकिन वो क्रिकेट का शौकीन है, तो उसका ध्यान वहाँ पर क्रिकेट जहाँ पर चल रही है टीवी में उस पर ज़्यादा जाएगा। ओके, और फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर रुकेगा और पूरी क्रिकेट देखेगा। तो ये क्या हुआ, ये चयनात्मक प्रक्रिया है, यानी कि उसने चयन किया, उसे जो पसंद था उस चीज़ को उसने क्या किया, पसंद किया और उस पर अपना ध्यान लगा लिया। तो उसे ही कहते हैं चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया। ओके,
मानसिक शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण ही क्या है, ध्यान है। यानी कि जो भी मानसिक शक्तियाँ होती है हमारी, उसको एक स्थान पर हम क्या करते हैं, केंद्रित कर देते हैं। ओके, किसी एक चीज़ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो उस पर हमारा ध्यान जो है, हमारा जो मन है, मानसिक क्रिया है, उसे भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्थिर कर देते हैं। ओके, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। चिंतन की क्रिया ही ध्यान है। चिंतन की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं ध्यान का अर्थ चित्त को एकाग्र करना और एक लक्ष्य पर स्थिर करना। ध्यान का अर्थ क्या है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसे हम एकाग्र कर देते हैं। और एक ही एकाग्र का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ पर वहाँ पर हमारा ध्यान देना। ओके, यानी कि एकाग्र कर देना। तो वहाँ पर एकाग्र करते हैं और अपना जो लक्ष्य होता है उसे वहाँ पर क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। ओके, उसे ही ध्यान कहते हैं। मैटलिन के अनुसार मानसिक क्रिया ही एकाग्रता की ध्यान है। देखिए, मैटलिन ने क्या बताया कि मानसिक क्रिया की जो एकाग्रता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ओके, चलिए, ये थी हमारे ध्यान के जो अर्थ थे उसे मैंने बताया। अब आगे देखते हैं ध्यान की जो विशेषता है उसके बारे में बात करती हूँ। तो ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए कि क्या होती है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है और उनमें से भी हम किसी एक या थोड़ी सी चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसे उसका चयन करते हैं और उस पर हम ध्यान देते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी चयनात्मक प्रक्रिया। उसके बाद देखते हैं ध्यान समायोजनात्मक प्रक्रिया है। तो जहाँ पर हमारा ध्यान जाएगा उस उद्दीपक के साथ हम क्या कर देते हैं, समायोजन कर देते हैं ना, तो उसे ही हम कहते हैं समायोजनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान शोधनात्मक प्रक्रिया है। तो जिस पर हमारा ध्यान जाएगा दोस्तों, उस चीज़ के बारे में हम सारी की सारी डिटेल्स देख लेंगे। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने कुछ नया सा कुछ मशीन किसी गाड़ी में ले जा रहे थे और आपका ध्यान वहाँ पर गया, तो आप उस मशीन के बारे में सोचने लगोगे और आप ये सोचोगे कि ये मशीन किसके लिए है और इसका कार्य क्या होगा, वो कैसे बनती होगी, कहाँ से आई होगी, कितनी सारी बातें हम उसके बारे में सोच लेते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी शोधनात्मक प्रक्रिया हो गई। भविष्यगामी प्रक्रिया है। तो मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आपका गोल नहीं पता है और अचानक से आपका ध्यान जाता है, किसी विज्ञप्ति पर ध्यान जाता है और आप वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी होगी। अब देखिए, ये विज्ञप्ति पर आपका ध्यान चला जाता है और आप फिर उसमें देखते हैं तो आपको पता चलता है, आपको लगता है कि मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मुझे इसके लिए क्या करना होगा, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम पास करनी होगी। अब जब मैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो पास कर लूँगा या कर लूँगी तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाऊँगी, ये कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी। तो ये क्या किया आपने, आपका ध्यान जिस चीज़ पर गया उसी चीज़ से आपको आपके भविष्य के बारे में भी आपको पता चलता है, आप अपने भविष्य के बारे में भी प्री प्लानिंग वहाँ पर कर पाते हो। ओके, तो ये जो ध्यान होता है वो क्या होता है, भविष्यगामी प्रक्रिया है। ओके, चले उसके बाद देखते हैं ध्यान में तत्परता पाई जाती है। तो जिस उद्दीपक पर हमारा ध्यान जाता है तो वो उस उद्दीपक से हम क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होते ही हम क्या करते हैं, उसका फीडबैक भी देते हैं। ओके, यानी कि उत्तेजित होकर हम प्रतिक्रिया भी करते, रिस्पॉन्स भी देते। मान लीजिए टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको एक ऐसा टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको आता था। मान लीजिए आपको पूरा सेशन बोरिंग लग रहा था। ओके, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं था, सब मान लीजिए आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहा है, तो आपका वहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे और आराम से ऐसे प्रेजेंट वहाँ पर होंगे, लेकिन आपका माइंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अचानक से टीचर कुछ हिंदी वर्ड्स बोल जाते हैं तो आपका ध्यान
कहीं भी होगा तो आपका ध्यान वहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा, टीचर जो हिंदी वर्ड्स बोले ना वहाँ पर आपका ध्यान चला जाएगा। और फिर टीचर हिंदी में कोई क्वेश्चन कर देते हैं उस टाइम, तो आपका ध्यान क्या हो जाएगा, वहाँ पर उत्तेजित हो जाएगा और आप प्रेरित हो जाएंगे उसका आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप पूरे सेशन में ये एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो हिंदी में बोला गया और जिसका आंसर आपको आता था, यानी कि आप तत्पर हो जाते हैं उस आंसर को देने के लिए। उससे पहले जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए होंगे आपने किसी भी प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उत्तेजित हो जाएंगे और टीचर को बोले मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगी टीचर। ओके, तो ये आपकी तत्परता ध्यान के वजह से हुई। ओके, अगर आपका ध्यान हिंदी वर्ड की ओर ना गया होता, हिंदी क्वेश्चन की ओर ना गया होता, तो आप उत्प्रेरित ना होते आंसर देने के लिए। तो ये बात हो गई आपकी ध्यान में तत्परता पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं ध्यान का विस्तार सीमित होता है। देखिए ध्यान का विस्तार जो होता है वो सीमित होता है। हम अपनी आंखों से जिन भी चीज़ों को, जिन भी उद्दीपकों को देखते हैं, जिन पर हमारा ध्यान जाता है, तो वो कुछ सीमित विस्तार तक ही होता है, उसका विस्तार बहुत बड़ा नहीं होता है। ओके, मान लीजिए कि आपके सामने आप खाना खाने बैठे हैं। ओके, चलिए होटल में गए, आपने खाने की थाली ली, यहाँ पर आपके पास 3 सब्जियाँ थी, यहाँ पर रोटी थी, यहाँ पर दाल थी, यहाँ पर भात थे। ओके, और कुछ भी यहाँ पर पापड़ था वगैरह वगैरह सब कुछ था। ओके, लेकिन देखिए आप खाना खाने बैठते तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर जो 3 सब्जियाँ हैं उस 3 सब्जियों पर जाएगी, है ना। तो जब तक ये रोटी और सब्जियाँ आप नहीं खा रहे थे तब तक आप दाल और चोखा भी, यानी कि राइस और दाल के और आपकी ध्यान नहीं जा पाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों में से आप कुछ ही चीज़ों पर ध्यान दे पाते हो। ओके, मान लीजिए कि आपको 15-20 चीज़ें बताई गई होती है, तो आप वहाँ से 7 से 8 चीज़ों पर ही आपका ध्यान दे पाते हो, उससे ज़्यादा आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। ओके, यानी दे तो पाते, लेकिन जो मूल रूप से उसे आप ग्रहण करना चाहते हो उस बात को, वो नहीं कर पाते। ओके, तो ये थी आपकी ध्यान का विस्तार क्या होता है, सीमित हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी एक प्रयोग किया था। उन्होंने प्रयोग किया कि उनका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। अब देखिए हैमिल्टन जो है उन्होंने एक प्रयोग किया और हैमिल्टन ने प्रयोग में पाया, उन्होंने क्या किया कि एक मुट्ठी भर संगमरमर के टुकड़ों को उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर फैला दिया। अब इस टुकड़ों को उन्होंने ज़मीन पर, इस संगमरमर के जो टुकड़े थे उनको उन्होंने ये ज़मीन पर इस तरीके से फैला दिया। ओके, इस तरीके से। ओके, अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति थे उस व्यक्ति को कहा गया कि यहाँ पर आपको इस टुकड़े पर ध्यान देना है। तो उस टाइम क्या हुआ कि व्यक्ति एक समय में 6 से 7 टुकड़ों पर ही अपना अधिक ध्यान दे पाए, बाकी के टुकड़ों पर वो ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाए। ओके, ये हैमिल्टन का प्रयोग था संगमरमर का। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि यूजीसी नेट में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कथन दिए जाते हैं, तर्क दिया जाता है और फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके की जो थियरी होती ना उनमें से उठाकर ऐसे सेंटेंस रख देते। तो आपको ये भी याद रखना है कि विलियम हैमिल्टन है, उन्होंने ध्यान के विस्तार, सीमित विस्तार के बारे में उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि जो संगमरमर के उन्होंने टुकड़े थे वो ज़मीन पर डाल दिए और फिर व्यक्ति को बोला कि आप इस पर ध्यान दीजिए। तो व्यक्ति 6 से 7 टुकड़ों पर ही वो ध्यान दे पाया था। ओके, उसके बाद जीवोन्स की बात करती हूँ। तो देखिए जीवोन्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जीवोन्स। ओके, ये भी नाम आपको याद रखने, ऐसा होता है आप नोट बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो लास्ट टाइम पे। तो जीवोन्स ने भी 1871 में उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया ध्यान के विस्तार के बारे में।
तो उन्होंने भी हैमिल्टन के निष्कर्ष को सही बताया। ओके, जीवंस ने भी 1871 में जो भी प्रयोग किया उन्होंने यही बताया कि जो हैमिल्टन ने जो प्रयोग किया था उसमें देखने को मिला था कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान 6 से 7 वस्तु या चीज़ों पर अटकता है, तो वो बात से उन्होंने अपनी सहमति दर्शाई थी। ओके, तो इस प्रयोगशाला में ध्यान, अब देखिए और एक बात बता देती हूँ कि ध्यान का जो विस्तार होता है ना, ध्यान के विस्तार के लिए जो साधन किया जाता है, जो विस्तार के लिए जो साधन जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, टैचिस्टोस्कोप। ओके, देखिए याद रखना, टैचिस्टोस्कोप है। टैचिस्टोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, वो डॉक्टर वगैरह लगाते हैं ना अपने गले में, और हमारे हृदय की जो धड़कनें होती है उसे बाहर से चेक करते हैं, उसे टैचिस्टोस्कोप कहते हैं। लेकिन ये ची आपको याद रखना है। ओके, टैचिस्टोस्कोप जो होता है वो ध्यान के विस्तार को मापने के लिए, उसका अध्ययन, ध्यान के विस्तार का जो अध्ययन करना होता है, तो उसके लिए ये टैचिस्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए और एक बात बता देती हूँ, ध्यान में जो तत्परता पाई जाती है ना उसके लिए भी ये लेफ्राइन कोइस नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, लेफ्राइन कोइस, तो लेफ्राइन कोइस थे, उन्होंने ध्यान की तत्परता के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि उच्च अनुक्रियाशीलता की अवस्था ही ध्यान है। क्या है? उच्च अनुक्रियाशीलता। जो भी हम उच्च अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर ने आपको हिंदी में वर्ग में क्लास में जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में आया और आपने तुरंत ही तत्परता दिखाई और उच्च अनुक्रिया उच्च अनुक्रिया करने के इरादे से क्या किया आपने, उसे बताने की कोशिश की। तो उच्च अनुक्रियाशीलता की अवस्था को ध्यान कहा जाता है, ये बात लेफ्राइन कोइस ने बताई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। तो ध्यान में अस्थिरता पाई जाती है। देखिए ध्यान में क्या पाई जाती है? अस्थिरता पाई जाती है। कैसे अस्थिरता पाई जाती है, तो ये भी हम देखते हैं। तो अस्थिरता के बारे में अगर बताया जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात और रह गई, विस्तार सीमित होता है ना उसमें, तो उसमें भी देखिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ध्यान का जो विस्तार होता है ना उसे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो 2 भागों में उस कारकों को बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। ओके, मैं यहाँ पर ध्यान के विस्तार की बात कर रही हूँ। तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ध्यान का विस्तार होता है, उसे प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं उसे 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो एक होता है उद्दीपक कारक और दूसरा आपका होता है जैविक कारक। क्या होता है? जैविक कारक। ओके, ये दोनों कारक होते हैं जो आपके ध्यान के विस्तार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर हंटर और सिगलर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, हंटर एंड सिगलर, ये भी नाम आपको याद रखने। ओके, हंटर और सिगलर थे, उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने ये देखा कि रोशनी की तीव्रता होती है उसे कम से ज़्यादा, यानी कि पहले थोड़ी रोशनी, फिर ज़्यादा, इस तरीके से रोशनी की जो तीव्रता थी कम से ज़्यादा की, और उन्होंने क्या किया? बढ़ाया। और उसके परिणाम में देखा गया कि और उन्होंने ये जो बढ़ाया वो किस टाइम तक बढ़ाया? तो 4 मिलीसेकंड से लेकर उन्होंने 4 सेकंड तक बढ़ाया। क्या? 4 मिलीसेकंड से लेकर 4 सेकंड तक उन्होंने बढ़ाया। ओके, ये आपको याद रखना है। 4 मिलीसेकंड से लेकर 4 सेकंड तक उन्होंने रोशनी को कम से ज़्यादा की और क्या किया? बढ़ाया। और परिणाम में क्या देखने को मिला कि जो उद्दीपक कारकों को बढ़ाने से हमारा ध्यान का जो विस्तार होता है ना, ये जो उद्दीपक कारक है ना उसे बढ़ाने से क्या होता है? हमारे ध्यान का विस्तार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात बताई हंटर और सिगलर ने। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ध्यान जो भी उद्दीपक या विषय की जो भी सार्थकता होती है वो भी हमारे ध्यान विस्तार को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये बात थी हंटर और सिगलर की। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान में अस्थिरता पाई जाती है। तो ध्यान में अस्थिरता का गुण भी हमें देखने को मिलता है। जब व्यक्ति का ध्यान एक उद्दीपक के एक पहलू पर होता है, तो मान लीजिए आप किसी पर्सन का अगर मान लीजिए
एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है। ओके, अब ये व्यक्ति जो है वो आया है विदेश से। कहाँ से आया है? विदेश से। अब आप गए हैं कहीं पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर आप घूम रहे थे, ये विदेश से कोई व्यक्ति आया है और आपकी नज़र, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो आपके आसपास थे, लेकिन ये विदेशी लोग थे ना, वो थोड़े से अलग से दिखते हैं, तो आपका ध्यान उस पर पहले गया है ना। अब उस पर गया तो आपने क्या देखा? सबसे पहले उसका संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण किया, यानी कि उसे आपने उसे पूर्ण रूप से देखा कि ये एक इंसान है, विदेश से आया है ना। फिर आप क्या करेंगे? उसके चेहरे को देखोगे कि यार ये कितना वाइट है या कितनी वाइट है ना। फिर उसके बालों को देखोगे, जैसे कि ये उनके बाल किस तरीके हैं, देखिए हमारे बाल किस तरीके से, इसके बाल किस तरीके से, इसने क्या पहना हुआ है। तो ये सारी बातें किस तरीके से बोलते हैं, ये सारी बातें आप क्या करते हैं? धीरे धीरे उन सारी बातों पर आपका ध्यान जाता है। यानी कि एक ही पर्सन एक ही है, उद्दीपक एक ही है, लेकिन उसके हर एक पहलू पर आपका ध्यान भटकता रहता है, इधर से उधर, इस तरीके से भटकता रहता है। मान लीजिए आप किसी बुक पढ़ रहे हैं, अब बुक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ से कहाँ आपका ध्यान भटकने लगेगा, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कैसे पढ़ा जाता है कि हमारा ध्यान तो कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई? ये आपके ध्यान की अस्थिरता की वजह से होता है। ओके, यानी कि हम पढ़ते तो ज़रूर है, हमारी ध्यान पढ़ने में हमारा बॉडी प्रेजेंट होती है, हमारी आंखें जो होती है वो अक्षरों को देखती है, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, जो क्या होता है उसमें जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो घूमती फिरती रहती है, कि स्थान पर कुछ टाइम के लिए वो खड़ी रहती है। ओके, फिर उसके बाद उसका पीरियड टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो किसी और जगह भटक जाती है। ओके, पढ़ते पढ़ते कई और ख्यालों में खो जाते हैं। अगर किसी का बॉयफ्रेंड होगा, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, तो उनके तो विचार ही वहाँ पर चले जाएंगे, तो पढ़ाई तो एक साइड रह जाएगी और वो भी एक साइड हो जाएंगे। ओके, ऐसा होता है। फिर या फिर मान लीजिए कि कोई वुमेन है मेरी तरह से, यानी कि जो गृहस्थी भी चला रही है और जॉब भी कर रही, तो मेरे जैसी अगर वुमेन है तो वो क्या करेगी? अपनी पढ़ाई करती होगी तो उसके ध्यान घर की काम में हो गया कि यार मुझे अभी ये काम करना बाकी, ये काम करना बाकी, या फिर जॉब का टेंशन हो जाएगा। तो ये सारी बातों पर हमारा ध्यान क्या घूमता फिरता रहता है। तो ये हुआ हमारा ध्यान में हमें अस्थिरता पाई जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये बताया कि ध्यान वो अस्थिरता में एक ही उद्दीपक के भिन्न भिन्न पहलुओं में से किसी एक पहलू पर औसत रूप से 230 मिलीसेकंड तक, देखिए टाइम भी बताया उन्होंने कि 230 मिलीसेकंड से अधिक समय के लिए आंख स्थिर नहीं रह पाती। यानी कि किसी भी उद्दीपक पर अगर आपका ध्यान जाता है तो उसके विभिन्न पहलुओं पर अगर आपका ध्यान वहाँ पर आता जाता रहता है तो वहाँ पर 230 मिलीसेकंड तक ही आपकी आंखें वहाँ पर स्थिर रह पाती है, फिर आपकी आंखें वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाती। ओके, तो ये बात आपको बताई थी वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग नाम के मनोवैज्ञानिकों ने। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि लेक, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग के अनुसार अक्षिपटलीय प्रतिद्वंद या द्विनेत्री प्रतिद्वंद जो होता है वो ध्यान का प्रमुख कारण होता है। क्या है? देखिए किसने बताया? लेक। ये मनोवैज्ञानिक आपको बहुत ही याद रखने होंगे क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। लेक, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि अक्षिपटलीय प्रतिद्वंद, ओके, अक्षिपटलीय प्रतिद्वंद या द्विनेत्री प्रतिद्वंद, ओके, तो अक्षिपटलीय द्वंद, ओके, तो अक्षिपटलीय प्रतिद्वंद एंड द्विनेत्रीय प्रतिद्वंद ध्यान का प्रमुख कारण होता है। ये बात किसने बताई? लेक, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग ने बताई। ओके, जब व्यक्ति के सामने भिन्न भिन्न रंग या आकार के दो या दो से अधिक उद्दीपक जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि एक उद्दीपक को व्यक्ति कुछ समय के लिए अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। ओके, और दूसरे उद्दीपकों को वो देख नहीं पाता है। मैंने आपको बताया ना कि आपका ध्यान अगर
मान लीजिए रास्ते पर जा रहे हो और आपका ध्यान टीवी में चल रही क्रिकेट पर चला जाता है और आपको क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और क्रिकेट देखने लगेंगे और आपका ध्यान वो वहाँ से भटक जाएगा कि आप कौन से काम से निकले थे रास्ते में। ओके, जिस काम के लिए आप निकले थे वो काम तो आप भूल ही जाओगे और आपको वो क्रिकेट वाला ही आपको दिखेगा। तो ये बात यहाँ पर हुई कि हमारा ध्यान एक ही उद्दीपक पर स्थिर हो जाता है, बाकी के जो उद्दीपक होते हैं वहाँ से हमारा ध्यान क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, यानी कि हट जाता है हमारे माइंड से। ओके, तो स्पष्ट रूप से दिखने की अवस्था को प्रधानता की अवस्था कहते हैं। देखिए, ये बात लेक, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग ने बताई। क्या बताई कि जिस उद्दीपक को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं उसकी अवस्था को क्या कहता है, प्रधानता की अवस्था। क्या कहते हैं, प्रधानता की अवस्था, प्रधानता की अवस्था। ओके, यह बात आपको बताई थी लेक, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग ने। ओके, और जहाँ पर आप अस्पष्ट रूप से जिसे देख रहे हैं, यानी कि जहाँ पर आपको जो उद्दीपक आपके आसपास तो है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे अस्पष्ट रूप से देखने की अवस्था को प्रतिबंध अवस्था कहा जाता है। प्रतिबंध की अवस्था क्या है, प्रतिबंध की अवस्था, प्रतिबंध की अवस्था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रधानता की अवस्था किसे कहते हैं, तो जिस उद्दीपक को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उसे कहते हैं प्रधानता की अवस्था। और आपको पूछा जाए कि प्रतिबंध की अवस्था किसे कहते हैं, तो प्रतिबंध की अवस्था किसे कहेंगे कि जिस उद्दीपक को हम अस्पष्ट रूप से देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिबंध की अवस्था। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ये थे ध्यान की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और भी बात रहेगी कि ध्यान में विभाजन भी होता है। ओके, यानी कि ध्यान में विभाजन की प्रक्रिया भी होती है, विभाजन की प्रक्रिया भी होती है। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। ध्यान में कैसी प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया भी होती है। तो जब व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग दो या दो से अधिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है तो क्या होता है, वैसी परिस्थिति में व्यक्ति का ध्यान उन सभी क्रियाओं पर होता है। मान लीजिए कि अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही साथ में मैं अपने किचन में बैठी हूँ और मेरे किचन में अभी खाना पक रहा है। ओके, किचन में भी क्या हो रहा है, खाना पक रहा है। तो जो चावल पक रहे हैं वहाँ पर मैं बैठी हूँ, एक साइड मेरे चावल पक रहे हैं और दूसरी साइड में क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो ये बात मैंने एक साथ क्या कर रही हूँ, दो क्रियाएं कर रही, एक साथ क्या कर रही हूँ, दो क्रियाएं अभी कर रही हूँ। ओके, वास्तविकता में बता रही हूँ आपको, एक साथ में अभी दो क्रियाएं एक साथ कर रही हूँ। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मेरा ध्यान अपने वीडियो की ओर भी है और चावल पकता है उसकी ओर भी है, क्योंकि अभी वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो चावल क्या हो जाएगी, ज़्यादा पक जाएगी, है ना। तो मुझे ये दोनों तरफ ध्यान देना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी क्रियाओं पर हमारा ध्यान रहता है, यानी कि दोनों क्रियाओं पर मेरा ध्यान अभी है। तो ध्यान की स्थिति को क्या कहा जाता है, ध्यान विभाजन कहा जाता है। देखिए, इसे क्या कहा जाएगा, ध्यान विभाजन। इसे कहा जाएगा कि जब भी व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा क्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और दो से ज़्यादा क्रियाएं करते हैं और दो या दो से ज़्यादा, ओके, अभी मैं दो क्रियाएं कर रही हूँ ना, तो दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं करता है और उन सभी क्रियाओं पर उसका ध्यान रहता है, तो उसे ही हम कहते हैं ध्यान विभाजन। ओके, आई होप ध्यान विभाजन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखते हैं कि वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग के अनुसार दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्यान विभाजन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा है और ऐसी परिभाषाएं पूछी जाए तो आपको याद रहनी चाहिए। किसने दी है, तो वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग। ओके, स्कॉलर्सबर्ग, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। स्कॉलर्सबर्ग, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग ने परिभाषा दी है, क्या दी है कि दो अलग अलग क्रियाएं, मान लीजिए मैंने चावल भी बना रही हूँ और वीडियो भी बना रही, तो ये दोनों क्रियाएं हो गई, ये एक क्रिया, ये दूसरी क्रिया, दो क्रियाएं, दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ
दोनों पर क्या है, एक ही साथ जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है ध्यान विभाजन। ओके, ये किसके अनुसार है, वुडवर्थ और स्कॉलर्सबर्ग के अनुसार है। ओके, अब ध्यान विभाजन पर सबसे पहला अध्ययन किसने किया, ये भी याद रखिए। ध्यान विभाजन पर सबसे पहला सबसे पहला अध्ययन जो किया वो किया पोल्हान ने। पोल्हान, क्या नाम है, पोल्हान भी बोल सकते हो, ओके, पोल्हान, यहाँ पर पोल्हान फिर से लिख देती हूँ, चलिए, ओ वर्ड, कोई बात नहीं। पोल्हान ने सबसे पहला अध्ययन किया। ओके, पहला अध्ययन किस पर किया, ध्यान विभाजन पर। तो ध्यान विभाजन पर पोल्हान ने सबसे पहला अध्ययन किया। कब किया, 1887 में किया। ओके, और उन्होंने इस प्रयोग में मौखिक रूप से पहले से सीखी गई कविता को, जो पहले से सीखी गई कविता थी उसे मौखिक रूप से पहले से वो सीखी गई थी, उसे पुनः स्मरण करते हुए दूसरी कविता लिखने की कोशिश की। देखिए, पोल्हान ने क्या किया, खुद पर प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जो कविता सीखी थी मौखिक रूप से, उसी कविता को याद करते हुए उन्होंने क्या किया, दूसरी कविता लिखने की कोशिश की। ओके, परिणाम में उन्होंने देखा कि इन दोनों कार्यों को सफलतापूर्वक वो कर पाए, यानी कि वो पहले उनकी जो कविता उन्होंने सीखी थी उसे भी वो याद कर पाए और साथ में नई कविता भी वो लिख पाए। ये दोनों काम एक साथ वो सफलतापूर्वक कर पाए। इससे सिद्ध हुआ कि ध्यान वो क्या है, विभाजन की प्रक्रिया है। जिस तरीके से हमने अभी दो काम मैं अभी एक साथ कर रही हूँ, तो उसी तरीके से उनका कहना यही था कि एक साथ हम दो क्रियाओं पर ध्यान देते हैं तो दोनों क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। ओके, फिर इससे कार्य बाद में बीने जेस्ट्रो, ठीक है, बाद में बीने जेस्ट्रो और केरनेस, ओके, तो बीने जेस्ट्रो और केरनेस ने भी अपने अध्ययन में इसी तरीका का परिणाम पाया। ओके, तो बीने जेस्ट्रो और केरनेस ने भी इस पर प्रयोग किया ध्यान विभाजन पर और उन्होंने भी यही परिणाम पाया। ओके, तो ये थी ध्यान विभाजन की बात। अब आगे देखते हैं ध्यान के क्षेत्र में चेरी का अध्ययन। तो ध्यान के क्षेत्र में दोस्तों महत्वपूर्ण अध्ययन अगर किसी ने किया है तो वो है चेरी ने किया। किसने किया, चेरी ने किया। ओके, अब देखिए चेरी ने इस प्रयोग में उन्होंने छायाभासी प्रविधि यानी कि शैडोइंग टेक्निक का प्रतिपादन उन्होंने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि शैडोइंग टेक्निक का प्रतिपादन किसने किया, तो चेरी ने किया। ओके, चेरी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, प्रयोज्य को सुने हुए जो शब्द होते हैं ठीक उसी रूप में उसे बोलने के लिए कहा। चेरी ने क्या किया, जो प्रयोज्य थे उनको जो भी सुने हुए जो शब्द होते हैं ठीक उसी रूप में उन्हें यही शब्द बोलने के लिए उन्होंने कहा। तो देखिए चेरी ने एक प्रवक्ता की आवाज़ में दो अलग अलग सूचनाओं को अभिलेखित किया। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग सूचनाओं को रिकॉर्ड किया एक ही प्रवक्ता की आवाज़ में। यानी कि मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं अपनी दो अलग अलग आवाज़ में, मेरी आवाज़ तो मेरी होगी लेकिन दोनों अलग अलग आवाज़ में मैं उसे क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। ओके, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि एक ही प्रवक्ता की दो अलग अलग आवाज़ को, दो अलग अलग सूचनाओं को, आवाज़ तो एक ही थी लेकिन अलग अलग दो सूचनाएं अलग थी। ओके, तो दो अलग अलग सूचनाओं को उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर प्रयोज्यों को आकर्षण लगाने के लिए कहा गया तथा प्रत्येक कान में अलग अलग सूचनाओं को दिया गया। यानी कि एक कान में एक सूचना, दूसरे कान में, ये एक कान है और एक दूसरा कान है, तो एक कान में एक सूचना और दूसरे कान में दूसरी सूचना। इस तरीके से दोनों कानों में क्या किया गया, अलग अलग सूचनाएँ दी गई। ओके, और फिर क्या हुआ कि
उसका उन्हें रिकॉल करने को किया गया, यानी कि उन्हें प्रत्याहन करने को बोला गया। ओके, रिकॉल करने को बोला गया। जब दूसरी सूचना जिस पर वे ध्यान नहीं दे सके थे, पर वे बहुत कम, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने इस तरीके से दोनों कानों से अलग अलग सूचनाओं को दिया और फिर उनमें से किसी एक सूचना को ठीक उसी प्रकार से बोलने को कहा जिस तरीके से उन्होंने सुनी थी। मान लीजिए एक कान से यहाँ से एक सूचना गई, दूसरे कान से दूसरी सूचना गई और फिर उन्हें बोला जाता है कि आपने जो भी सूचना सुनी है वो बोलिए। तो वहाँ पर देखने को मिला कि जो लोग थे, जो मान लीजिए पर्सन है, तो वो उसने दोनों कानों से दो सूचनाएं तो सुनी, लेकिन ध्यान उनका एक ही सूचना पर गया था। तो उन्होंने क्या किया, एक ही जो जिस पर उनका ध्यान गया था उसी सूचना को उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सुना था वैसे के वैसे रूप में उसे क्या किया, बताया। ओके, लेकिन जब दूसरी सूचना थी जिस पर वे ध्यान नहीं दे सके थे, तो वो कम उसका जो दूसरी सूचना जो थी उस पर वो कम प्रत्यायन कर पाए, यानी कि उसे जो भी उन्होंने बोला वो दूसरी सूचना में थोड़ी सी वहाँ पर कमियाँ दिखने को मिली। ओके, तो इस तरीके से फिर ये हुआ। जब इस तरह की दूसरी सूचना में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसे मान लीजिए, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर एक सूचना पर ध्यान गया, दूसरी सूचना पर ध्यान नहीं गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सूचना में पुरुष की आवाज़ लगा दी और दूसरी सूचना फिर से देनी थी, उसमें स्त्री की आवाज़ लगा दी। ओके, यानी कि पुरुष और स्त्री की आवाज़ में वहाँ पर क्या किया गया, चेंजिंग कर। पहले एक ही व्यक्ति की आवाज़ में दो सूचनाएं थी, अब दोनों सूचनाओं को अलग अलग व्यक्ति की, जैसे कि पुरुष की आवाज़ में और स्त्री की आवाज़ में इस तरीके से ध्यान क्या सूचनाएं बनाई गई, रिकॉर्ड की गई। ओके, और फिर क्या कर दिया गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में दो सूचनाएं जब दी जाती थी तो क्या हुआ कि दोनों सूचनाओं पर व्यक्ति का ध्यान गया, यानी कि कभी पुरुष की सूचना पर तो कभी स्त्री की सूचना पर, दोनों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ओके, तो ये था उन्होंने ध्यान के क्षेत्र में चेरी का अध्ययन। फिर अब देखिए मोरी की बात करती हूँ। तो मोरी नामने जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी एक प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि सूचनाओं पर जब प्रयोज्य ध्यान नहीं दे पाता है, यदि उनमें प्रयोज्य का नाम कहीं कहीं पर जोड़ दिया जाता है तो वह उस पर ध्यान देने में समर्थ हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, मोरी ने क्या बताया कि जो भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो सूचनाएं होती है उन पर जो भी प्रयोज्य होते हैं, व्यक्ति होता है, उसका ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन आप अगर कुछ उसे बताते हो, कुछ सुनाते हो, तो बीच बीच में उस व्यक्ति का अगर नाम दिया जाए तो व्यक्ति का उस सूचनाओं पर, उन सूचनाओं को याद रखने की क्षमता जो होती, उन्हें जो ध्यान उन पर जाता है तो वो ज़्यादा जाता है। ओके, मान लीजिए अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसा पूछती है ना, ऐसा कुछ पूछती रहती हूँ ना, है ना ऐसा बोलती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं है ना बोलूँगी ना तो आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा और फिर आप दूसरी सूचना को भी सुनने के लिए क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको है ना शब्द से ही वहाँ पर आपको तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि अब दूसरी सूचना आ रही है, तो फिर आप अलर्ट हो जाते हैं और उसे सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही बात मोरी ने बताई कि जब भी कोई सूचना दी जाती है तो वहाँ पर अगर व्यक्ति का उसका नाम बीच बीच में बोला जाए तो वो उन सूचनाओं पर व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा जाएगा, ये बात मोरी ने बताई। तो दोस्तों ये थी ध्यान के पूरे स्वरूप की बात की और उसमें जो भी जितने भी प्रयोग किए गए थे छोटे छोटे, उन सारे प्रयोग के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। कल हम देखने वाले हैं ध्यान के प्रकार के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।